हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में अब तक हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, सर्विसेज कंप्लीट कर ली और लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्लीट किया। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉल्ड प्रोसेस या प्रोसेस मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस या प्रोसेस मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, क्या है प्रोसेस? क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट? आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज या फंक्शंस पढ़ाए थे इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, तभी मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही ये प्रोसेस मैनेजमेंट किया जाता है। तो क्या क्या काम होते हैं इस प्रोसेस मैनेजमेंट में, किस तरह से ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चंस भी आप लोगों के पेपर में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, वो जरूरी ये कि लगभग हर यूनिवर्सिटी में इस चैप्टर से एक 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आता है। सही सुन रहे हैं आप, 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 10 to 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में यहां से प्रोसेस मैनेजमेंट से आता है। बात करेंगे उस न्यूमेरिकल पर भी, लेकिन आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेस क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं एक प्रोसेस की क्यों प्रोसेस क्या होता है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वो परमानेंटली जाकर इंस्टॉल होता है हमारी हार्ड डिस्क में। जो भी प्रोग्राम्स हम अपने कंप्यूटर में, जो भी गेम्स, जो भी वीडियो, जो भी चीजें हम लोग इंस्टॉल करते हैं, वो परमानेंटली जाकर इंस्टॉल होती है हमारी कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज में, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हर चीज वहीं जाकर इंस्टॉल होती है। लेकिन क्या होता है जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, जब हम किसी सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करते हैं, एंटर क्लिक प्रेस करते हैं, जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, क्या होता है? तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी प्रोग्राम पर डबल क्लिक करते हैं या एंटर प्रेस करते हैं तो आपकी इंटेंशन होती है कि आप उस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो प्रोग्राम प्ले हो और अपना आउटपुट आपको दे। अगर वो सॉन्ग है तो मीडिया प्लेयर प्ले हो और आपको साउंड सुनाई दे। अगर वो कोई गेम है तो वो गेम सीपीयू एग्जीक्यूट करे और आपको उसका आउटपुट दिखाई दे। तो आप, अगर कोई प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड है, आप उस पर क्लिक कर रहे हैं, ब्राउजर है, आप उस पर डबल क्लिक कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर प्ले हो जाए, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, रन होना शुरू हो जाए। तो इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को कैसे करता है? तो जब आप एक प्रोग्राम पर डबल क्लिक करके या एंटर प्रेस करके उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये सब आप लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसे वहां से उठाकर, हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लोड कर देता है। जिस प्रोग्राम पर आपने डबल क्लिक करा, एंटर किया, वो प्रोग्राम हार्ड डिस्क से उठा करके रैम में लोड कर दिया जाता है। क्यों रैम में लोड कर दिया जाता है, क्या रीजन है? तो गाइस, आप सबको मैंने बताया है कि सीपीयू सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को रन करता है जो रैम में होते हैं, जो मेन मेमोरी यानी रैम में होते हैं। सीपीयू सिर्फ उन प्रोग्राम्स को ही एग्जीक्यूट करता है। तो जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को लाकर मेन मेमोरी में रख देता है। ये आ गया एक प्रोग्राम आपका मेन मेमोरी में। बट यहां पर वो किस पर्पस से आया है, ये प्रोग्राम किस लिए आया है? ये प्रोग्राम आया है ताकि इसे सीपीयू का एग्जीक्यूशन मिल सके, सीपीयू इसे एग्जीक्यूट कर सके, इसलिए इसको प्ले कर सके, इसको एग्जीक्यूट कर सके। इस पर्पस से ये प्रोग्राम आया है। तो वही प्रोग्राम जो यहां हार्ड डिस्क में एक इंस्टॉल्ड था, रनिंग नहीं था, जब आपने उसे डबल क्लिक करा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे रैम में यानी मेन मेमोरी में लोड कर दिया ताकि सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करे। तो अब वो प्रोग्राम नहीं रहा। रैम में आने के बाद जब सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन करने जा रहा है या कर रहा है, तो अब वो प्रोग्राम नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोसेस।
वो प्रोग्राम जो वहां था हार्ड डिस्क में था, जब वो रन नहीं हो रहा था, सिर्फ इंस्टॉल था, वहां पे पड़ा हुआ था, तब तक वो प्रोग्राम था। बट जब उसे मेन मेमोरी में, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम ने डाल दिया, आपके क्लिक करने पर, आपके डबल क्लिक करने पर, तो सीपीयू ताकि उसे एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि सीपीयू सिर्फ रैम में रखी हुई चीजों को रन करता है, तो अब उस प्रोग्राम को हम प्रोग्राम ना कह करके हम कहते हैं प्रोसेस। तो अब ये प्रोसेस है, तो डेफिनेशन क्या देंगे? हम डेफिनेशन देंगे, अगर वन लाइन की डेफिनेशन में बोलूं तो हम कहते हैं प्रोग्राम, और सिंपल कर लेते हैं, इन रनिंग स्टेट, एक प्रोग्राम जब रनिंग स्टेट में होता है तो उसे प्रोसेस कहा जाता है, इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अ प्रोग्राम इन रनिंग स्टेट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। लीजिए, बहुत आसान डेफिनेशन, एक प्रोग्राम जब रन होने के लिए रैम में रनिंग स्टेट में पड़ा होता है ताकि सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करे या कर रहा है, तो हम उसे प्रोसेस कहते हैं। इसे और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने यहां लिखा है, जब एक प्रोग्राम को लोड किया जाता है इनटू मेन मेमोरी by the operating system so that CPU can execute it, ताकि CPU उसे रन कर सके, that program becomes a process। वो प्रोग्राम एक प्रोसेस बन जाता है। तो यार, प्रोसेस मैनेजमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये तो पढ़ लें आखिर ये प्रोसेस है क्या चीज, प्रोसेस क्या है। तो चलिए, अब हमें इतना समझ में आया कि एक प्रोग्राम रन होने के लिए जब रैम में आ गया है तो वो प्रोसेस है, सीपीयू से चला रहा है या चलाने वाला है, वो प्रोसेस है, राइट। अब हमें प्रोसेस समझ में आया, अब जरा इसको और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेकर चलते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोसेस है, ऐसे तो और भी प्रोग्राम्स होंगे, बिल्कुल सही। मान लीजिए मैंने एक सॉन्ग चलाया, अगर मैंने एक सॉन्ग चलाया गाइस, तो वो मीडिया प्लेयर उसका मेन मेमोरी में गया। लीजिए इधर देखते हैं, मान लीजिए ये मेरी रैम है, मेन मेमोरी, और मैंने एक सॉन्ग चलाया, तो यहां पर रैम में, मेन मेमोरी में एक प्रोसेस पहुंच गया, मीडिया प्लेयर। चलिए, आपने सपोज ब्राउजर भी चला लिया कि यार चल सॉन्ग चल रहा है बैकग्राउंड में और मैं जरा एक बार इंस्टाग्राम या फेसबुक भी चेक कर लूं। आपने ब्राउजर चलाया, तो भाई ब्राउजर भी एक प्रोग्राम है, वो भी रन होने के लिए रैम में पहुंचा। लीजिए, एक प्रोसेस और चल गया काम। तभी आप इंस्टाग्राम देख रहे थे, फेसबुक देख रहे थे, तभी आपको याद आया, अरे यार मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना था एमएस वर्ड में, एक बायोडाटा बनाना था, बहुत जरूरी है, और आप लोगों ने एमएस वर्ड भी ओपन कर लिया। लीजिए, रैम में तीसरा प्रोसेस पहुंच गया। और एक प्रोसेस जो कंप्यूटर के ऑन होते ही रैम में जाकर बैठ जाता है, जिसका एग्जीक्यूशन सीपीयू सबसे पहले शुरू कर देता है, जिसका एग्जीक्यूशन ऑन होने तक, रहने तक ऑलवेज सीपीयू करता ही करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो भी तो एक प्रोग्राम ही है, एक सॉफ्टवेयर ही है। अब भाई इतने सारे प्रोसेसेस रैम में है, मेन मेमोरी में है, राइट। मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग में बताया था कि मल्टीपल प्रोसेसेस को रखने के लिए पार्टीशंस कर दिए जाते हैं रैम के ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, ताकि मल्टीपल प्रोसेसेस यहां होल्ड कर सके, राइट। अब सीपीयू को ये प्रोसेसेस चलाने हैं, सीपीयू को ये प्रोसेसेस चलाने हैं, लेकिन सीपीयू इन सबको कैसे संभालेगा, कैसे इनकी जानकारी रखेगा कि किसको मैंने चला दिया, किसको। देखिए, सीपीयू जो है, मैंने पहले भी आपको बोला है, हर बार मैं बोलता हूं कि सीपीयू एक सीक्वेंशियल डिवाइस है। सीक्वेंशियल डिवाइस से मेरा कहने का मतलब है कि सीपीयू एक बार में सिर्फ एक प्रोसेस को चलाता है, बाकी सब जो हैं ये उन्हें सस्पेंड करके रखता है।
मतलब सीपीयू जब इसे चलाएगा उस समय ये और ये सस्पेंड होंगे। सीपीयू जब आपके ब्राउजर को चला रहा होगा तो उस समय ये और ये सस्पेंड या पॉज होंगे, जैसा आप समझना चाहें। फिर सीपीयू जब इसे चला रहा होगा तो ये और ये पॉज होंगे। सीपीयू जब इसे चला रहा होगा तो ये और ये पॉज होंगे। देखिए सीपीयू एक सीक्वेंशियल डिवाइस है, वो एक बार में एक को ही चलाता है। अब ये उसकी स्पीड है। अब आपको लगेगा कि उसने सॉन्ग वाले को पॉज कर रखा है तो सॉन्ग रुकता तो नहीं है। गाइस ये सीपीयू की स्पीड है कि वो इतनी तेजी से इनके बीच में जंप करता है। इसे चलाया पॉज, सेकंड को चलाया पॉज, थर्ड को चलाया पॉज, फोर्थ को चलाया पॉज, अगेन फर्स्ट को चलाया पॉज। ये सीपीयू की स्पीड है कि वो इतनी तेजी से इनके बीच में जंप करता है कि आप लोगों को लगता है कि सीपीयू इन सबको एक साथ चला रहा है, बट ये एक इल्यूजन है। सीपीयू इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब ये एक भ्रम की स्थिति है। सीपीयू कभी भी इन प्रोसेसेस को एक साथ नहीं चला रहा होता है, इन सबको पैरेलली नहीं रन कर रहा होता है। ये सीपीयू की स्पीड है। सीपीयू क्योंकि सीक्वेंशियल डिवाइस है, वो एक समय में एक को चलाता है। जिस समय वो एक को चला रहा होता है बाकी सब पॉज या सस्पेंड होते हैं, फिर वो उसको सस्पेंड करके दूसरे पर जाता है, राइट। तो जब दूसरे को चलाता है तो ये और ये पॉज या सस्पेंड, आप जो कहना चाहें। फिर जब तीसरे को चला रहा है तो ये और ये पॉज है, सस्पेंड है। हालांकि ये ऑर्डर पहले किसको चलाएगा बाद में किसको चलाएगा, ये ऑर्डर भी ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है, जिस पर अभी हम बात करेंगे। शेड्यूलर्स कैसे ऑर्डर डिसाइड करते हैं, अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल सीपीयू एक बार में एक को चलाएगा। अब सीपीयू ने मान लीजिए इसको थोड़ा सा चलाया। अब सीपीयू ने इस प्रोसेस 1 को चलाया, सीपीयू ने प्रोसेस 1 को चलाया थोड़ा सा, और इसके बाद प्रोसेस 1 को कर दिया पॉज, सस्पेंड कर दिया, और सीपीयू जंप कर गया प्रोसेस 2 पर, राइट। फिर उसने प्रोसेस 2 को भी पॉज कर दिया, सस्पेंड कर दिया। फिर सीपीयू जंप कर गया प्रोसेस 3 पर, राइट। प्रोसेस 2, प्रोसेस 1 और ऑपरेटिंग सिस्टम सस्पेंडेड है। फिर उसने ऑपरेटिंग सिस्टम पे जंप करी तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 को उसने सुला रखा है, यानी पॉज कर रखा है, यानी सस्पेंड कर रखा है। अब सीपीयू वापस से मान लीजिए प्रोसेस 1 के पास पहुंचेगा, तो सीपीयू को कैसे याद रहेगा कि मैंने प्रोसेस 1 को कहां तक चला दिया था, मैं कहां तक प्रोसेस 1 को छोड़कर गया था, कहां से मुझे उसे आगे कंटिन्यू करना है, कहां से मुझे उसे रिज्यूम करना है। सीपीयू एक मशीन है, एक सर्किट है, वो कुछ याद नहीं रख सकता। सीपीयू डजंट रिमेंबर एनीथिंग। तो सीपीयू जब इसको चलाकर छोड़कर गया था, उसके बाद इसको चलाकर छोड़कर, इसको चलाकर छोड़कर, इसको चलाकर छोड़कर वापस जब प्रोसेस 1 पर पहुंचा, तो हाउ सीपीयू कैन रिमेंबर कि वो प्रोसेस 1 को किस सिचुएशन पर छोड़कर गया था, कितना चला चुका था, कितना बाकी है। प्रोसेस 1 को जहां तक वो चला चुका था अब उसे वहां से आगे का चलाना है। कहीं ऐसा ना हो प्रोसेस 1 को वो बिल्कुल शुरू से चला दे। सीपीयू आखिर ये कैसे याद रखेगा, कैसे? और सिर्फ प्रोसेस 1 का नहीं, प्रोसेस 2 का भी याद रखना होगा, 3 का भी, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। इतने सारे प्रोसेसेस जो रैम में लोडेड हैं, सीपीयू उनके बीच में जंप तो कर रहा है, चला रहा है, पॉज कर रहा है, चला रहा है, पॉज कर रहा है, चला रहा है, पॉज कर रहा है, बट सीपीयू कैसे रिमेंबर करेगा, कैसे ये याद रखेगा कि मैं इसको कहां तक चलाकर छोड़कर गया था और कितना बाकी है, इसको कहां तक चलाकर छोड़कर गया था और कितना बाकी है, कैसे, राइट? तो भाई इसका इंतजाम ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू के लिए करके दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई ये सब चीजें मैनेज कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट करता है एक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर बोल लीजिए या एक टेबल बोल लीजिए, जो आपको बोलना हो, राइट। एक टेबल, डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक फॉर्मेट जिसमें डेटा रखा जाए। एक टेबल वर्ड आपको ज्यादा इजी लगेगा। एक टेबल क्रिएट करता है, कहां क्रिएट करता है, इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में एक टेबल क्रिएट करता है जिसे कुछ लोग पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के नाम से जानते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी, या कुछ लोग इसे प्रोसेस टेबल भी कहते हैं। सेम ही चीज है, चाहे प्रोसेस टेबल कहिए या प्रोसेस ब्लॉक कहिए।
ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में एक टेबल क्रिएट करता है जिसे प्रोसेस टेबल या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहा जाता है। इस टेबल के अंदर इन पीसीबी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, या ऐसे समझिए कि एक पीसीबी जो है इज क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्रिएट किया जाता है फॉर ईच प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस मेन मेमोरी में लोडेड होते हैं, क्रिएट कहां किया जाता है? मेन मेमोरी में ही, रैम में ही। फॉर ईच प्रोसेस लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, जितने भी प्रोसेस मेन मेमोरी में लोडेड हैं उन सब के लिए एक एक सेपरेट पीसीबी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है कि सीपीयू को तो नहीं याद रहेगा। अगर 4 प्रोसेस हैं तो 4 पीसीबी या 4 पीसी प्रोसेस टेबल वो रैम में क्रिएट करता है। एक पहले पीसीबी में इसकी पूरी डिटेल की सीपीयू कहां तक चला चुका है, कितना बाकी है। दूसरे पीसीबी में इसकी डिटेल की सीपीयू इस प्रोसेस 2 को कहां तक चला चुका है, कितना बाकी है। प्रोसेस 3 को कहां तक चला चुका है, कितना बाकी है इसके तीसरे पीसीबी में। तो इस तरह से वो हर प्रोसेस के लिए एक पीसीबी टेबल बनाता है, फाइल बनाता है, जो आप कहना चाहें, जिसमें वो हर प्रोसेस की स्टेट मेंटेन करता है, इन विच operating system maintains the state of each process। हर प्रोसेस की स्टेट मेंटेन करता है, राइट, सो दैट सीपीयू कैन इजीली, ताकि सीपीयू जो है इजीली रिज्यूम कर सके इट्स एग्जीक्यूशन, उसका एग्जीक्यूशन आसानी से रिज्यूम कर सके, जितना बाकी बचा हुआ है उतना आगे का कंटिन्यू कर सके। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबी मेंटेन नहीं करेगा तो सीपीयू तो एक मशीन है यार, उसे क्या पता, वो तो फिर जब घूम फिर के प्रोसेस 1 पर आएगा तो वो प्रोसेस 1 को फिर से स्टार्टिंग से चला बैठेगा। इसलिए पीसीबी मेंटेन की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, हर प्रोसेस के लिए सेपरेट पीसीबी मेंटेन की जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इस पीसीबी में होता क्या क्या है, राइट, तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। इस पीसीबी में या प्रोसेस टेबल में क्या क्या होता है, इस पीसीबी और प्रोसेस टेबल में क्या क्या होता है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, एक जो पीसीबी है इसमें वो सारी जानकारी होती है जो एक सीपीयू को चाहिए एक प्रोसेस को रिज्यूम करने के लिए, एक प्रोसेस को वापस वहीं से रिज्यूम करने के लिए, जहां सीपीयू लास्ट टाइम छोड़कर गया था वहां से रिज्यूम करने के लिए वो सारी जानकारी होती है। जैसे यहां देखिए, मैंने इन सबको अलग अलग नाम दिया है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी प्रोग्राम्स रैम में लोड करता है उन सबको एक यूनिक आईडी देता है जिसे प्रोसेस आईडी कहा जाता है। प्रोसेस आईडी ये इन सब की यूनिक आईडी है। मैंने देखिए सबका आईडी अलग अलग रखी है, इसका नाम मैंने खाली प्रोसेस नहीं लिखा, मैंने कहा ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है। आईडी देने से यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, हर प्रोसेस को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान पाता है, राइट। फिर प्रोसेस स्टेट रखता है कि कौन सा प्रोसेस रनिंग है, कौन सा पॉज हो रखा है, कौन सा फिनिश हो गया, राइट, कौन सा वेटिंग में है, ऐसी सारी जानकारी इसे स्टेट में, कि कौन वेटिंग में है, कौन फिनिश हो गया, कौन अभी अभी आया है एग्जीक्यूशन के लिए, ये सारी जानकारी प्रोसेस स्टेट में रखी जाती है। चलिए, ये तो कॉमन बातें हुई, हर प्रोसेस की आईडी, प्रोसेस का स्टेट, राइट। और भी बहुत सारी जानकारी। अब अगर आप मान लीजिए एमएस वर्ड चला रहे हैं, तो एमएस वर्ड में तो आप कीबोर्ड से टाइप भी कर रहे होंगे ना, राइट। अगर आप सॉन्ग चला रहे हैं तो सॉन्ग का आउटपुट किस पर आ रहा होगा, स्पीकर पर आ रहा होगा ना। स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अगर आप टाइप कर रहे हैं एमएस वर्ड में, तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। यानी जो भी प्रोग्राम्स यहां लोडेड हैं इन सब का अपना इनपुट आउटपुट स्टेटस भी होता है। स्पीकर है तो आउटपुट हुआ, प्रिंटर है तो आउटपुट हुआ, कीबोर्ड है तो इनपुट हुआ। भाई कौन कितना इनपुट दे चुका है, कितना बाकी है, कितना आउटपुट जा चुका है, कितना बाकी है, ये इनपुट आउटपुट स्टेटस भी या इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन भी रखी जाती है इस पीसीबी के
अंदर कि किसमें कितना आउटपुट, किसमें कितना इनपुट आ चुका है, कितना बाकी है, कितना आउटपुट जा चुका है, कितना बाकी था, ये सारी जानकारी भी रखनी होती है। एक प्रोसेस जब सीपीयू चला रहा होता है, ये जो भी प्रोग्राम्स सीपीयू चला रहा होता है, आप सभी जानते होंगे इन सब का एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता कहां है, कहां होता है किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। बेसिकली प्रोग्राम का नहीं, एक प्रोग्राम के अंदर जो कोड लिखा होता है, एक प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, हम प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या देते हैं, हम प्रोग्राम की डेफिनेशन देते हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। यानी बेसिकली सीपीयू आप तो कह देते हैं इन जनरल कि एक प्रोग्राम को रन कर रहा है, बट एक्चुअल में उस प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को रन कर रहा होता है, राइट। तो आप जानते हैं, हम सभी इस बातों को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक जो भी सीपीयू के द्वारा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, एक प्रोग्राम के अंदर लिखी गई जो भी इंस्ट्रक्शंस सीपीयू रन करता है, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को वो रैम से उठाकर, ध्यान दीजिएगा, आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क में था, हार्ड डिस्क से कहां आया, रैम में एग्जीक्यूशन के लिए। बट गाइज रैम में भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू उस प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए कोड को, यानी कोड मत बोलिए, उस प्रोग्राम में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को उठाकर अपने इंटरनल मेमोरी में लाता है, एंड दैट इंटरनल मेमोरी इज कॉल्ड सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू की अपनी एक इंटरनल मेमोरी होती है जिसे रजिस्टर्स कहा जाता है। आपका जो भी प्रोग्राम वो चला रहा है, उसके अंदर लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को वो अपनी इंटरनल मेमोरी यानी सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर लाकर चलाता है। तो भाई वो ये भी रखता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए मेरे कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। यह जानकारी भी पीसी में रखनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस का या किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मतलब उसके अंदर लिखी गई इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन, और सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को अपने रजिस्टर्स में लाता है, अपनी इंटरनल मेमोरी में लाता है, रैम से उठाकर लाता है और अपने रजिस्टर्स में एग्जीक्यूशन करता है। इसलिए वो अपने सीपीयू रजिस्टर्स का भी इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं इस वाले में, कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं इस वाले में, क्या क्या उनका स्टेटस है, क्या इंफॉर्मेशन किन रजिस्टर्स में रखी है, ये सारी जानकारी भी इस पीसीबी के अंदर रखी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीपीयू का एक इंटरनल रजिस्टर होता है जिसे कहा जाता है प्रोग्राम काउंटर। इसके बारे में भी जानकारी होती है पीसीबी के अंदर। पता है आपको प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर गाइस एक सीपीयू का इंटरनल रजिस्टर है, यह भी एक सीपीयू का इंटरनल रजिस्टर है। तो ये इसकी जानकारी क्यों अलग से रखी जा रही है? सर जब आपने कह दिया सीपीयू रजिस्टर्स जो जो इन्वॉल्व हैं किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कौन कौन से रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसको कौन कौन से रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनका क्या स्टेटस है, ये सारी जानकारी तो आपने इसमें रख ली। तो प्रोग्राम काउंटर को अलग से इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ये भी तो एक सीपीयू रजिस्टर्स है, इसको अलग से क्यों बता रहे हैं? गाइस एक प्रोसेस मान लीजिए, एक प्रोग्राम मान लीजिए, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपका प्रोसेस 1 है, मान लीजिए ये आपका प्रोसेस 1 है। गाइस ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपको बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मिलेंगी, ये बहुत डिटेल्ड और बहुत सटीक आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। इतना डिटेल्ड आपको बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे गूगल, चैट जीपीटी, इन बहुत रिसर्च करने के बाद ये सारी जानकारी इतनी डिटेल में मिलेगी। सो इसकी इंपॉर्टेंस समझें, इसकी वैल्यू समझें, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो पेपर में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बस धड़ाधड़ आपका हाथ चलना चाहिए, ये सब पेपर में आपके दिमाग से कन्वर्ट होगा, लिखना है। तो अगर हम एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, राइट, तो एक प्रोग्राम क्या होता है? मैंने बोला इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, कोडिंग लिखी होती है। भाई मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, ये इंस्ट्रक्शन 3 है, ये इंस्ट्रक्शन 4 है।
सीपीयू इन दो इंस्ट्रक्शंस को चलाने के बाद छोड़कर चला गया था। इस प्रोसेस 1 को पहली दो इंस्ट्रक्शंस को चला लेने के बाद पॉज करके या सस्पेंड करके प्रोसेस 2 पर जंप कर गया था, प्रोसेस 2 को चलाने गया था। फिर उसके बाद उसने प्रोसेस 2 को भी पॉज किया, सस्पेंड करा, प्रोसेस 3 पर गया, प्रोसेस 3 को चलाया, फिर प्रोसेस 3 की इंस्ट्रक्शंस को चलाने के बाद वो प्रोसेस 4 यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर गया, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस को चलाया। एक बार में तो वो पूरा चलाएगा नहीं क्योंकि उसको पूरा टाइम देगा ही नहीं, वो तो थोड़ा सा चलाकर पॉज करके दूसरे पे जंप कर रहा है। इस जंप को हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्विच करना, सीपीयू का एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जंप लगाना, राइट। तो अब सीपीयू जब इसको चला करके वापस आया तो उसे थर्ड इंस्ट्रक्शंस से कंटिन्यू करना था, I3 वाली इंस्ट्रक्शंस से आगे फर्दर एग्जीक्यूशन करना है। I1 और I2 को तो वो एग्जीक्यूट करके गया था। एक प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उनमें से स्टार्टिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके गया था। अब जब वो वापस आया है तो उसे जो पीछे की इंस्ट्रक्शंस वो रन करके गया था उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन करनी है। मतलब I1 और I2 अगर वो रन करके गया था तो उसे I3 से ऑनवर्ड्स एग्जीक्यूशन करना है। अब ये कौन याद रखेगा कि I1 और I2 का हो चुका है और I3 नेक्स्ट है जो एग्जीक्यूट करनी है। गाइस ये रखता है याद। ये प्रोग्राम काउंटर ऐसा सीपीयू रजिस्टर है जो ये बताता है सीपीयू को कि ये वो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोग्राम काउंटर ऐसा रजिस्टर है जो सीपीयू को ये बताता है कि ये वो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है जो तुझे अब चलानी है। बेसिकली ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ये रखता है, इसलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि सीपीयू जब घूम के आए, राइट, तो इससे पूछ सके भाई कहां तक चलाकर गया था और अब अगली कौन है उसका एड्रेस दे। तो इस प्रोग्राम काउंटर की इंफॉर्मेशन भी पीसी में रखी जाती है, प्रोग्राम काउंटर की भी। साथ ही साथ अभी आप सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। मैंने लास्ट क्लास भी बताया था आपको कि बेसिकली इतने सारे प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोसेस है। क्या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्शंस नहीं होंगे कि पहले मुझे फिर मुझे, वो कहेगा पहले मुझे चलाओ, ये कहेगा पहले मुझे चलाओ, ये कहेगा पहले मुझे चलाओ, ये कहेगा पहले मुझे चलाओ। भाई इनके कॉन्फ्लिक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके पास एक प्रोग्राम होता है। लास्ट वीडियो में बताया था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, सोचो क्या नाम था, शेड्यूलर नाम था। शेड्यूलर ने जितने भी प्रोसेस मेमोरी में लोडेड होते हैं उन सब का एक सीक्वेंस बना दिया था, एक शेड्यूल बना दिया था कि पहले ये चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 4 चलेगा, फिर 3 चलेगा। जो शेड्यूलर बनाकर सीपीयू को देता है उसी ऑर्डर में वो चलाता है। सीपीयू उसी ऑर्डर में, अगर शेड्यूलर ने कहा पहले 3 फिर 1 फिर 2 फिर ओएस, तो भाई अब सीपीयू उसी ऑर्डर में चलाएगा। अब ये जानकारी भी, सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पीसीबी के अंदर रखी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए कोई प्रोग्राम प्रोसेस 3 है, ये एमएस वर्ड है। अब एमएस वर्ड में मान लीजिए आपने कोई फाइल ओपन कर रखी है, कोई बायोडेटा नाम की फाइल ओपन कर रखी है, राइट। कोई इनविटेशन लेटर आपने ओपन कर रखा है, कोई ऑफिशियल लेटर ओपन कर रखा है, तो भाई वो बायोडेटा क्या है, एक फाइल है। वो लेटर क्या है, एक फाइल है। मान लीजिए ये मीडिया प्लेयर है प्रोसेस 1। अब इसमें कोई तो आप लोगों ने song.mp3 चला रखी है, वो song.mp3 क्या है, वो एक फाइल है। तो किस सॉफ्टवेयर में, किस प्रोसेस में कौन सी फाइल खुली हुई है जी, इसमें तो song.mp3 खुली हुई है जी, इसमें तो biodata.docx, biodata.docs वाली फाइल खुली हुई है। तो भाई लिस्ट ऑफ ओपन फाइल भी इसमें रखा जाता है कि इनमें से किस प्रोसेस के पास कौन सी फाइल खुली हुई है, ये लिस्ट भी इस पे रखी जाती है। तो गाइज ये वो मेन इनपुट, मेन इंफॉर्मेशन है। अगर पीसीबी आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो एक एक लाइन आपको इन सब पर एक्सप्लेन करनी होगी। तो आप इस वीडियो को देखते वक्त इन सब के बारे में जो मैंने बताया है, वन लाइनर आप आराम से इन सब के बारे में लिख सकते हैं, राइट। तो ये तो था गाइज पीसीबी के बारे में।
हमें प्रोसेस समझ में आया, उसकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी मेहनत कर रहा है ताकि वो जब जंप कर करके उनको चलाए तो वो याद रख पाए कि भाई मेरे को अब आगे का फला एग्जीक्यूट करना है, राइट। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर चलते हैं, थोड़ा और जानते हैं प्रोसेस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस के लाइफ साइकिल पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोसेस को समझने के लिए भी। गाइस इतना डिटेल में बात करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको पेपर में बहुत आराम से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। क्या है प्रोसेस, क्या लाइफ साइकिल, राइट। एक प्रोसेस पूरा कैसे जन्म लेता है, एक प्रोग्राम प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे उसका एग्जीक्यूशन फिनिश होने के तक पूरा इसका लाइफ साइकिल चलता है। एक पूरी कहानी जहां एक प्रोग्राम से प्रोसेस में कन्वर्जन, एक प्रोसेस का जन्म हुआ और वहां से लेकर उसका एग्जीक्यूशन करके उसको फिनिश करने तक की पूरी स्टोरी को, इस पूरे चक्र को हम लोग लाइफ साइकिल मतलब ही चक्र हुआ, जीवन चक्र हुआ, एक प्रोसेस का पूरा जीवन चक्र कहते हैं। तो जैसे ही एक प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ उसका लाइफ साइकिल शुरू हो गया, राइट। और जब उसका एग्जीक्यूशन करके सीपीयू ने उसे फिनिश कर दिया तो उसका लाइफ साइकिल खत्म हो गया, राइट। तो जब when a program is converted into process, जब एक प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होता है तो भाई उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इट्स लाइफ साइकिल बिगिंस, उसका लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है, राइट। एंड when the CPU executes it, जब CPU उसका एग्जीक्यूशन फिनिश कर देता है, CPU finishes its execution, जब CPU उसको एग्जीक्यूशन फिनिश कर देता है लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये तो चलिए एक कॉमन डेफिनेशन हो गई लाइफ साइकिल की, इसे जरा डिटेल में समझते हैं। देखिए ये रही आपकी हार्ड डिस्क जिसमें आपका इंस्टॉल किया गया कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ये रहा आपका इंस्टॉल किया गया कोई प्रोग्राम, चाहे आप इसे ब्राउजर माने, चाहे एमएस वर्ड माने या मीडिया प्लेयर माने, कोई भी एक प्रोग्राम जो आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, इंस्टॉल्ड है, अभी चला नहीं। अब आपने इसको प्ले किया, जरा डिटेल में समझिए। आपने इस प्रोग्राम को इस एमएस वर्ड पर या ब्राउजर पर डबल क्लिक कराएं एंड यू वांट टू प्ले दिस प्रोग्राम, यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, कि भाई ये रन हो जाए, अपना आउटपुट दे, जिसके लिए हमने इस पर डबल क्लिक कराया या एंटर प्रेस कराया। तो देखिए अब इस प्रोग्राम को पहुंचाना है मेन मेमोरी में, जरा ध्यान से समझिएगा। मेन मेमोरी में पहुंचाना है ताकि इसका एग्जीक्यूशन हो पाए। गाइस इसका एग्जीक्यूशन हो पाए, इसके लिए इसे मेन मेमोरी में पहुंचाना है। भाई सबसे पहले अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे लेकर जाएगा, पूरा लाइफ साइकिल समझिए। सबसे पहले हार्ड डिस्क का एक पूल, एक एरिया होता है, कई लोग इसे पूल एरिया या जॉब पूल भी कहते हैं। यह प्रोग्राम यहां पहुंचता है, एक प्रोग्राम यहां पहुंचा, क्योंकि अब इस पूल एरिया में पहुंचने का मतलब हार्ड डिस्क से ये प्रोग्राम अब लाइन में लग गया। ये कह लीजिए, एक तरह से ये कह लीजिए कि दिस प्रोग्राम इज रेडी टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। जो पूल एरिया में प्रोग्राम पहुंचता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूल एरिया से ही उठाकर उसे मेन मेमोरी में पहुंचाता है। तो जो भी प्रोग्राम आप प्ले करते हैं, डबल क्लिक करके एंटर करके जो भी प्रोग्राम आप चलाते हैं, वो सीधे हार्ड डिस्क में से, हार्ड डिस्क के अंदर ही बने हुए एक जॉब पूल में, एक पूल एरिया में पहुंचता है, जहां पहुंचने का मतलब होता है कि यह प्रोग्राम अब रैम में जाना है। यहां पहुंचने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यह इंडिकेशन होता है दैट दिस प्रोग्राम इज to be loaded into the main memory for execution। बट ये प्रोग्राम जैसे ही पूल एरिया में पहुंचा, पूल एरिया में पहुंचते ही अब ये प्रोसेस कहलाएगा। पूल एरिया में पहुंचते ही, क्योंकि अब इस पर काम होना शुरू हो गया है, ये उस प्रक्रिया में आ गया है। प्रोसेस मतलब ही क्या होता है? एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया। प्रोसेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रक्रिया। एक प्रोसेस
राइट। तो अब ये प्रोग्राम क्योंकि एग्जीक्यूशन के प्रक्रिया में जा चुका है, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में उतर चुका है, राइट, तो इसलिए अब यहीं से इसे हम लोग प्रोसेस कहना शुरू कर देते हैं। थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं। पूल एरिया में पहुंचने के बाद या जॉब एरिया में पहुंचने के बाद ये प्रोसेस बन चुका है और हम कहते हैं कि एक प्रोसेस की जो है वो न्यू स्टेट में है। न्यू, ये लाइफ साइकिल का सबसे पहला फेज न्यू स्टेट। न्यू, देखिए हर किसी के जीवन में अलग अलग फेजेस आते हैं। हम लोगों के जीवन में भी फेज आए थे। जब हमारा जन्म हुआ था तो हम न्यू बॉर्न बेबी थे, राइट, इन्फेंट थे। उसके बाद हम थोड़े से बड़े हुए, ठीक है, तो यंग कहलाए हम लोग, राइट। उसके बाद हम एडल्ट होंगे, उसके बाद हम ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन होंगे। तो ये हमारी भी तो लाइफ साइकिल के अलग अलग फेजेस हैं। सिमिलरली यहां एक प्रोसेस की भी लाइफ साइकिल है। जब एक प्रोग्राम से प्रोसेस का जन्म हुआ, या इसको एक लाइन में अगर न्यू स्टेट को बोलेंगे, तो जब एक प्रोग्राम हार्ड डिस्क के पूल एरिया में पहुंचता है तो वो प्रोसेस बन जाता है और हम उसे कहते हैं दैट प्रोग्राम या दैट प्रोसेस इज इन द फर्स्ट स्टेट कॉल्ड न्यू स्टेट। पहले फेज में पहुंचा, यहां पर अब ये न्यू स्टेट यानी एक प्रोसेस का जन्म हो चुका है। अब इसे मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेगा। मेन मेमोरी में देखिए, मेन मेमोरी में तो भाई एक रेडी क्यू होती है, एक क्यू होती है जिसमें इन प्रोसेसेस को उठा उठाकर डाला जाता है। क्यू का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्यू का हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक कतार, एक पंक्ति, एक लाइन। और लाइन का एक नियम होता है, एक लाइन का एक नियम, एक रूल होता है लाइन में लगने का, कि आप जो पहले आएगा वो आगे लगेगा, जो बाद में आएगा वो उसके पीछे, जो बाद में आएगा जो उसके पीछे। यानी जो फर्स्ट इन हुआ है लाइन में, जो लाइन में पहले लगा है वही पहले निकलेगा। तो ये एक क्यू मेन मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। जो भी प्रोसेसेस आते हैं रन होने के लिए, आपने एक मीडिया प्लेयर को रन करा तो मीडिया प्लेयर यहां पहुंचा और इसको उठाकर ऑपरेटिंग सिस्टम इस क्यू में डालता है। अगर ये सबसे पहले आया है तो सबसे पहले डाल देगा। इसके बाद अगर आपने ब्राउजर खोला तो ब्राउजर सेकंड नंबर पे रहेगा। उसके बाद देख लीजिए शेड्यूल बनता जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी मैं बढ़ाया था, आपको बताया था कि शेड्यूलर का काम होता है ये तय करना कि पहले कौन, बाद में कौन, बाद में कौन। तो यहां से उठाकर यहां पर जो शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम डाल रहा है, बेसिकली यही तो ऑर्डर तय होते जा रहा है कि पहले कौन, पहले कौन। और आपको नाम बताऊं, ये काम यहां से उठाकर यहां डालने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेड्यूलर प्रोग्राम काम करता है, उस शेड्यूलर प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कई तरह के शेड्यूलर प्रोग्राम है, अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं, यहां पूल एरिया से यहां उठाकर क्यू में रखने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहां पर उन्हें रखता जाता है और जिस ऑर्डर में वो इस क्यू में लगा रहा है, समझ लिए वही शेड्यूल है, उसी ऑर्डर में सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। एंड दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने यहां से उठाकर यहां पर जिसको पहले रखा वो पहले रन होगा सीपीयू के द्वारा, जिसको बाद में रखा तो ऑटोमेटिकली शेड्यूलर बनता तो जा रहा है। सीपीयू को कोई बाद में बैठकर पहले लोड करने के बाद फिर बाद में इनका पहले तू फिर तू फिर तू, ये नहीं होता, इतना टाइम नहीं है भाई। ये सब चीजें पहले से निर्धारित हैं। जो पहले पहुंचा वो आगे लगा और जो बाद, मान लीजिए कोई दूसरा बाद में चलाया, वो बाद में, तो ऑर्डर अपने आप बन गया भाई। तो जब एक प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के एक पार्ट कॉल्ड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर द्वारा हार्ड डिस्क से उठा के, पूल एरिया से उठाकर मेन मेमोरी में डाल दिया जाता है, तो हम कहते हैं प्रोसेस अपने जीवन के सेकंड फेज में आ गया, यानी रेडी स्टेट में आ गया। रेडी स्टेट का मतलब कि प्रोसेस जो है इज नाउ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। जब एक प्रोसेस मेन मेमोरी की इस रेडी क्यू में आ जाता है, इसका मतलब होता है दैट द प्रोसेसेस इन दिस क्यू आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। अब ये एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। अब यहां से इस रेडी क्यू से सीपीयू इसे उठाएगा, पिक करेगा और रन करेगा। सीपीयू एग्जीक्यूशन करेगा भाई, सीपीयू इन्हें उठाएगा और रन करेगा। ठीक है जी, एग्जीक्यूशन के लिए ये सीपीयू के पास जाएंगे।
हालांकि इस काम को भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम जिसे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं वो करता है। आगे हम बात करेंगे, अभी के लिए तो लाइफ साइकिल समझते हैं। पहला फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया, और जब सीपीयू आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि एक प्रोसेस अपने जीवन के थर्ड फेज में है। थर्ड फेज जो है दैट इज रन फेज या रनिंग फेज, जो आप कहना चाहें, रनिंग स्टेट। लीजिए एक प्रोसेस अपने जीवन के थर्ड फेज में है। अब सीपीयू P1 को चला रहा है। अब सीपीयू P1 को ही थोड़े ही चलाता रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि सीपीयू P1 को फिनिश करके ही वो P2 पर जाएगा। इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूं कि सीपीयू एक सीक्वेंशियल डिवाइस है। जब उसके सामने मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस रेडी क्यू में, रैम में होते हैं, तो भाई वो एक कुछ को चलाता है, फिर वेटिंग यानी सस्पेंड करता है, पॉज करता है, फिर दूसरे का कुछ चलाता है, फिर उसे सस्पेंड यानी पॉज करता है, फिर तीसरे को चलाता है, फिर उसे चलाकर पॉज यानी सस्पेंड करता है, फिर फर्स्ट वाले को आके रिज्यूम करा, फिर उसे पॉज किया, सस्पेंड किया, फिर सेकंड वाले को चलाया, रिज्यूम करा, पॉज किया। भाई उसे एक को छोड़कर जाना होता है। ये सीपीयू के काम करने का स्टाइल है। वैसे ही हम कहते हैं एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट से दूसरे प्रोसेस पे जंप करना, दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट से तीसरे प्रोसेस पे जंप करना, यानी प्रोसेसेस के जो एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट, दूसरे से तीसरे, इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट से दूसरे प्रोसेस पर, दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट से तीसरे पर। किसी एक को फिनिश करने पे नहीं लगा रहता कि मैं सिर्फ सॉन्ग ही चलाऊंगा, तब तक मैं कुछ दूसरा नहीं चलाऊंगा, एमएस वर्ड नहीं चलाऊंगा, ब्राउजर नहीं चलाऊंगा, स्पीकर नहीं चलाऊंगा, कुछ नहीं चलाऊंगा। सीपीयू सबको चलाता है कुछ देर। ये जंप जो कहलाती है, इसे ही हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। अब जंप करने के लिए, अब P1 जब सीपीयू चला रहा है, P1 को जब सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो कुछ क्षणों बाद, कुछ नैनो सेकंड में सीपीयू को यहां से जाना होगा, P1 को छोड़कर जाना होगा, P2 की तरफ जाना होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी होगी। उसको भी अब P1 को पॉज करके जाना है। तो भाई जब सीपीयू किसी प्रोसेस को बीच में छोड़कर सस्पेंड कर जाता है, सस्पेंड कर जाता है भाई, उसे फिनिश करने की बजाय यहां सस्पेंड करके चला जाता है, तो इस स्टेट को हम लोग वेटिंग स्टेट या सस्पेंड स्टेट भी बोलते हैं, जो आपको वर्ड ठीक लगे। सीपीयू ने पॉज कर दिया, क्योंकि सीपीयू को तेरे को ही नहीं दूसरे को भी चलाना है, तो वो इसे पॉज करके दूसरे कॉन्टेक्स्ट पर यानी दूसरे प्रोसेस पर जंप कर गया। राइट, सीपीयू आएगा, कुछ समय बाद आएगा, लेकिन जब सीपीयू 2 को P1 को छोड़ के गया, अब वो P2 को चलाएगा, उसे पॉज करेगा, P3 को चलाएगा, उसे पॉज करेगा, फिर वापस P1 पर आएगा, फिर वापस P1 पर आएगा ना। तो भाई यहीं से नहीं उठाएगा, इससे कहेगा यहीं रह भाई, वापस क्यू में ही रह। जो भी तेरी स्टेट है वो वापस क्यू से ही उठाता है, वो यहां से डायरेक्ट नहीं उठाता, सारी जानकारी रैम से। इसीलिए तो हम पीसीबी भी रैम में बनाकर रखें। प्रोसेस रैम में ही रहना चाहिए, क्यू में ही रहना चाहिए, रेडी क्यू में रखे हुए प्रोसेस ही सीपीयू उठाता है। तो अगर उसने आपके प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया है, इट डजंट मीन्स कि वो प्रोसेस क्यू से बाहर निकल चुका है, वो प्रोसेस आउट ऑफ क्यू हो चुका है, वो क्यू में ही रहेगा। उसने जहां से छोड़ा है वो सारी जानकारी उसके पीसीबी में दर्ज होगी, वो वहां से उठा लेगा। बट योर सस्पेंडेड प्रोसेस, योर प्रोसेस विच इज इन सस्पेंडेड स्टेट या वेटिंग स्टेट मस्ट बी इनसाइड द रेडी क्यू, अदरवाइज सीपीयू अगली बार उसे रिज्यूम नहीं करेगा। क्यू में रखी हुई चीजें ही रिज्यूम की जाती हैं और स्टार्ट भी की जाती हैं। लेकिन अगर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो गया, फिनिश हो गया एग्जीक्यूशन, राइट, तो अगर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया जी, तो हम कहते हैं ये 4 थी, ये 5 कि सीपीयू ने फिनिश कर दिया, फिनिश स्टेट आ गई गाइस। फिनिश स्टेट का मतलब सीपीयू ने उसका एग्जीक्यूशन खत्म कर दिया। तो गाइस 5 स्टेट एक सीपीयू के, एक प्रोसेस के लाइफ साइकिल में आपने देखी। इन पांचों के बारे में आप एक एक दो लाइन लिख सकते हैं कि एक प्रोग्राम जब रन होने के लिए हार्ड डिस्क के जॉब पूल में या पूल एरिया में पहुंचा, उसका प्रोसेस का जन्म हुआ, वो न्यू स्टेट कहलाई।
उसके बाद पूल एरिया से उठा करके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने या ऑपरेटिंग सिस्टम ने, जो आपको ठीक लगे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो रेडी क्यू में पहुंचा तो भाई हमने कहा वो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन है। रेडी क्यू में पहुंचने के बाद दैट प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन मींस रेडी स्टेट। सीपीयू ने उसको वहां से उठाकर रन करना शुरू करा, मतलब रनिंग स्टेट। और अगर सीपीयू ने उसे पॉज कर दिया, वेटिंग स्टेट में, राइट। और अगर सीपीयू ने उसको फिनिश कर दिया तो वो फिनिश स्टेट हुई, राइट। तो ये पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल है। ध्यान रहे सस्पेंडेड प्रोसेस भी मेन मेमोरी में ही रहते हैं। तो ये गाइस था पूरा का पूरा प्रोसेस लाइफ साइकिल। अब यहां पे हमें और डिटेल में भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, क्योंकि यहां आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत डेप्थ में सीख रहे हैं। गाइस यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे ये यहां से यहां कौन लाता है, कौन लाता है गाइस, यहां से यहां लाता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक पार्ट है। फिर यहां से उठाकर सीपीयू को देता कौन है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक शेड्यूलिंग प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यहां से सस्पेंड करने पर उसे वापस रेडी क्यू में कौन रखता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर यानी कई तरह के शेड्यूलिंग प्रोग्राम्स भी इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, राइट। इतना ही नहीं, कई सारी इंटरनल सिस्टम कॉल्स भी चलती हैं कि कैसे जब एक प्रोसेस का जन्म हुआ तो इंटरनली एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉल, एक इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड कहिए, इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई कॉल या कोई कमांड चलाता होगा जिससे ये सारे काम होते होंगे। क्रिएट कमांड चलती है, ऐसे बहुत सारी कमांड है। जैसे इसको वापस ले जाने के लिए रिज्यूम कमांड चलती है, इसे यहां पर स्लीप कमांड चलती है, डिले कमांड चलती है, डिले वेटिंग स्टेट में डालने के लिए। ऐसे बहुत सारी इंटरनल सिस्टम कॉल्स हैं जो इस पूरे प्रक्रिया में शामिल हैं। तो हमें यह जानना होगा इनको डिटेल में, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर्स कैसे काम करते हैं, राइट। हमें यह भी जानना होगा कि ये इंटरनल कॉल्स क्रिएट, रिज्यूम, डिले, ये क्या, डिलीट, ये सारी कॉल्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सिस्टम कॉल्स पर बात करने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूलिंग प्रोग्राम्स पर बात करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स, ताकि हम इस सब चीजों को कंप्लीट कर सकें। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी शेड्यूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूलर्स की ना सिर्फ थ्योरी आती है, साथ ही साथ शेड्यूलर्स कैसे शेड्यूलिंग करते हैं, उनकी एल्गोरिथम्स क्या हैं, क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे काम करता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट काम कैसे करता है, राइट। इन सब के न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं। तो बने रहिएगा इन वीडियोस के साथ, आपको नेक्स्ट वीडियोस में इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी और एक 10 से 15 नंबर का न्यूमेरिकल जो हर बार पेपर में होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये न्यूमेरिकल्स भी हम लोग आगे की वीडियोस में करने वाले हैं। आज की वीडियो में सिर्फ प्रोसेस से रिलेटेड, प्रोसेस का अच्छा खासा हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं पूरा लाइफ साइकिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस में बहुत जल्दी मिलेंगे। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या आपको ये इतना डेप्थ में जो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया ये अच्छा लगा, राइट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।